तो ये सबको दिख रहा है? कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में लैपटॉप कोई बात ना करे कृपया करके। देखिए ये आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टलोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अभी हम सबको पता है कि भाई सॉलिड स्टेट एक मैटर का स्टेट है। मैटर्स के 3 प्रकार के स्टेट होते हैं, ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लिक्विड्स गैसेस के बारे में हमने पढ़ा 11th क्लास में, सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है 12th क्लास में। अपने सब स्क्रीन पे देखिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब 3 अलग अलग स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। मतलब मैटर जो है वो इन सब चीज़ों से बना है, जिसमें एटम्स होते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इन सब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा या कम होगा तो इनकी फिजिकल अवस्था बदल जाती है। जैसे अगर सॉलिड है तो सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, और लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होंगे, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच में और भी कम होंगे। इस वजह से ये
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पाए जाते हैं। अभी एक फिगर है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, एन अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है या एटम्स है, वो अपने इस अवस्था में रहते हैं, आपस में एक दूसरे से इतने चिपके हुए होते हैं या इतने सटे हुए होते हैं, ये हमको एक रिजिड स्ट्रक्चर या एक कंफर्म ज्योमेट्री देते हैं या एक कंफर्म शेप हमको देंगे, जिससे हमको पता चलता है कि ये सॉलिड है। देन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? सॉलिड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपने पहले जाना है, पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ हम पुराने भी देखेंगे और कुछ नए भी देखेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी बराबर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देन इनके डेफिनेट मास और वॉल्यूम होते हैं। ये बहुत रिजिड होते हैं, दे हैव हाई रिजिडिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनका काफ़ी ज़्यादा होगा। These have very high inter-ionic, inter-atomic और intermolecular force of attraction। कहने का मतलब है कि इनके जो एटम्स होंगे, आयंस होंगे या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होगा, इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे हम NaCl की अगर स्टडी करें, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, घर में खाने वाला नमक, उसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो हमें सॉलिड के रूप में मिलता है। देन सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दीज आर इनकम्प्रेसिबल। सातवां पॉइंट, दीज हैव परफेक्ट शेप। एक सॉलिड का एक परफेक्ट शेप होता है। जैसे शुगर, शुगर हमें एक क्रिस्टल शेप में मिलता है, एक परफेक्ट क्यूब के रूप में दिखने को मिलता है। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl, KCl, शुगर, सिल्वर, कॉपर, etc। इसके अलावा सॉलिड्स वैसे भी होते हैं जो सॉलिड होते हुए भी हम उसे सॉलिड्स नहीं कहते, जिनको हम सुडो सॉलिड्स के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सुडो सॉलिड। जैसे ग्लास, पिच, जेल, ये सब सुडो सॉलिड्स के नाम पे जाने जाते हैं। सॉलिड तो है, लेकिन ये सॉलिड्स होते नहीं। ये अगर इनको बहुत देर तक छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप से गिरने लग जाता है। एक क्वेश्चन है जो कई बार आता है एग्जाम में कि ग्लास ऊपर में पतला और नीचे में मोटा क्यों होता है? जो विंडो की ग्लासेस बनती हैं घरों में, वो ऊपर में पतला और नीचे में मोटा होता है। वो इसका रीज़न ये है कि ग्लास बहुत देर तक अगर खड़ा रहे तो वो नीचे गिरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्योर सॉलिड नहीं है, इसको हम शुद्ध सॉलिड्स कहते हैं। अब आगे देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको अभी? स्क्रीन सबको शेयर हो रहा है? चलिए फिर चालू करते हैं वापस से, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब 3 तरह के सॉलिड्स ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्रिस्टलाइन, उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन और तीसरा एमरफस होता है। ठीक, अभी हमें अपने सिलेबस में क्रिस्टलाइन और एमरफस पढ़ना है, पॉलीक्रिस्टलाइन हम नहीं पढ़ते। पॉलीक्रिस्टलाइन इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर या बीच का सॉलिड कहलाता है। सबसे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड एक तरह का सॉलिड है जिसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है, परफेक्ट शेप होता है, इनके डायमेंशंस परफेक्ट होते हैं और हमें एक परफेक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हर जगह। जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, ठीक है। इन सब का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। हम डायमंड के स्ट्रक्चर बना सकते हैं परफेक्टली, देन ग्राफाइट के बना सकते हैं, NaCl के बना सकते हैं, देन आयनिक कंपाउंड्स के हम बना सकते हैं परफेक्टली स्ट्रक्चर, लेकिन हम एमरफस सॉलिड्स के परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। जैसे जेल,
या फिर ग्लास। ग्लास की हम परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ग्लास कई सारे शेप्स में पाया जाता है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल whose atoms, molecules, ions are arranged in a three-dimensional regular pattern and in long range order, जैसे NaCl या फिर हमारा कॉमन सॉल्ट। अभी इसमें एक टर्म है विच इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इस एक टर्म को देखिए, ये टर्म क्या कहता है कि जो भी सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये NaCl का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो सोडियम और क्लोरीन बारी बारी से ढंग से अरेंज किया गया है। एक क्लोरीन है, उसके बगल में एक सोडियम, फिर एक सोडियम के बगल में एक क्लोरीन। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर पैटर्नली हमेशा क्या लाइन बाय लाइन चलते हैं। जैसे एक लेयर ऊपर गया तो उसके ठीक नीचे एक और लेयर आएगा, उसके ठीक नीचे एक और लेयर आएगा, एक लेयर ऊपर क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, फिर नीचे एक सोडियम, क्लोरीन, फिर एक सोडियम। ठीक, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर जो है, ये कई लंबे दूर तक चलता है। The above geometrical arrangement of this solid gives it a name as crystal lattice or space lattice. यही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक, अभी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कहने का मतलब है कि जितने भी एटम्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव एटम्स हो या पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, ये सब आपस में इस तरीके से अरेंज होंगे कि एक के बाद एक परफेक्ट स्ट्रक्चर एक लंबे दूरी तक देते रहे हमें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द स्टडी ऑफ दीज क्रिस्टल रिफर्स टू क्रिस्टलोग्राफी। अब जब हम इस क्रिस्टल्स की, ये जो परफेक्ट स्ट्रक्चर वाले क्रिस्टल्स है, इनके ज्योमेट्री या इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ठीक, और ये क्रिस्टलोग्राफी सॉलिड स्टेट चैप्टर के दूसरा नाम भी है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के? सबसे पहला, इट शोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसी को कहते हैं कि एक लेयर अरेंज है एटम्स का या आयंस का, उसके बाद फिर से दूसरा लेयर अरेंज है एटम्स का या आयंस का, उसके बाद फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। जैसा कि मैंने आपको एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग वाले फिगर में दिखाया था, पहला एक लेयर सबको दिख रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? सबको सुनाई दे रहा है तो एक बार हाँ बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन स्क्रीन भी दिख रहा है यस सबको? सर। ठीक है, देखिए कोई आगे पीछे बात नहीं करेंगे, ठीक है? मैं वापस से म्यूट कर रहा हूँ सबको, वीडियो शेयर करूंगा, फिर से चालू करूंगा सारा चीज। थोड़ा सा कट करके। ठीक है, देखो ये जो अरेंजमेंट है, ये हमारा पहला लेयर का, ये फर्स्ट लेयर, फिर ये दूसरा लेयर, उसके बाद फिर ये तीसरा लेयर, और ऐसे ही ये लेयर वापस से रिपीट होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे पहला लेयर एक बार चला, फिर दूसरा लेयर हुआ, फिर तीसरा लेयर जो है वो पहले लेयर के जैसा ही होगा, तीसरा लेयर जो है वो पहले लेयर के जैसा ही होगा, और फिर चौथा लेयर जो है वो दूसरे लेयर के जैसा होगा। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
ठीक है, ये हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलता है, अमरफस सॉलिड में नहीं। अब आप चले आइए इसके प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट प्रॉपर्टी, it shows long range order of arrangement, which means a definite pattern of arrangement of ions, atoms or molecules. ठीक, definite pattern of arrangement of ions, atoms और molecules. ठीक है, जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स, ठीक, NaCl, KCl, sugar, etc. Second point, it has a sharp melting point. शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब है एक परफेक्ट टेम्परेचर पे ये एक परफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा, मतलब एक परफेक्ट टेम्परेचर पे ही कोई भी आयंस या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट करेगा, कोई और अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करेगा। देन थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प एजेस, फ्लैट फेसेस। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें किसी एक्सिस के थ्रू या किसी एक्सिस से कट करें तो हमको एक फ्लैट फेस या चिकना फेस देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उसका जो एज होगा, किनारा होगा, वो एज हमको एकदम शार्प मिलने वाला है, एकदम किनारा शार्प मिलने वाला है। उसके बाद चौथा पॉइंट, दिस सॉलिड्स शोज एन आइसोट्रोपिक नेचर। एन आइसोट्रोपिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके काफी सारे मतलब हैं। जैसे एन आइसोट्रोपिक, it is a property of crystalline solids by which it shows different physical or mechanical properties such as thermal conductivity, electrical conductivity or refractive index in different direction as shown in figure. अभी आपके पास एक फिगर है, सबको दिख रहा है, ठीक, ये जो फिगर है देखो, इसमें मैंने दो एक्सिस दिखाए हैं, ए से बी और सी से डी। ठीक, अगर मैं इस सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ए बी से कट करूं, मतलब इधर का हिस्सा इधर लेके आऊं और इधर का हिस्सा इधर ले जाऊं, तो मुझे दो फ्लैट फेस मिलेगा, एक ए बी के राइट साइड में और एक ए बी के लेफ्ट साइड में। ठीक, इसको हम कहेंगे कि अगर इस डायरेक्शन में अगर हम देखना चाहें कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसे दिखता है तो वो अलग दिखेगा, और उसी जगह पे अगर मैं इस मटेरियल को सी और डी एक्सिस से कट करूं तो मुझे दो फेस फिर से मिलेगा, एक इस सी डी के ऊपर और एक सी डी के नीचे में। तो उस कंडीशन पे भी मुझे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो वो सब मुझे अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी एनआइसोट्रॉपिक हो सकता है काफी को समझ में ना आया हो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि एनआइसोट्रॉपी में हम लोग कैसे देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए ग्राफाइट का। ठीक, ग्राफाइट में हम सब जानते हैं कि ग्राफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ग्राफाइट हीट सप्लाई कर सकता है, ये हम सबको पता है, लेकिन डायमंड नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? हम सब जानते हैं कि एक चीज कि ग्राफाइट में सिर्फ 3 बॉन्ड्स होते हैं जो बॉन्डेड रहते हैं और एक बॉन्ड फ्री रहता है ग्राफाइट में। कार्बन का एक बॉन्ड ग्राफाइट का फ्री होता है, जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलता है या हीट सप्लाई मिलता है। ठीक, अभी वो एक बॉन्ड कैसे काम करता है? तो अगर मैं इस ग्राफाइट को दो एक्सिस में बांट दूं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक, और एक वर्टिकल एक्सिस है। अगर इन दोनों में मैं इसको बांट दूं, ठीक है, तो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस जगह पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, उसके बाद इस जगह पे भी मिलने वाला है, फिर इस जगह पे मिलेगा, उसके बाद इस जगह पे मिलेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बीच का जो पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन पे मुझे हर जगह एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, जिसके वजह से अगर इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए या इस डायरेक्शन से हीट कंडक्शन दिया जाए, वो इलेक्ट्रिक करंट या हीट कंडक्शन काफी ज्यादा होने वाला है। लेकिन अगर उसी जगह पे मैं इस एक्सिस की बात करूं, इस वर्टिकल एक्सिस की, ये वर्टिकल एक्सिस की अगर बात करूं, तो ये वर्टिकल एक्सिस का क्या है कि तीनों बॉन्ड्स फुलफिल्ड हो रखे हैं, तो तीनों बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
करना थोड़ा संभव नहीं होगा, मतलब थोड़ा दिक्कत आएगा, या फिर हीट कंडक्टिविटी करना थोड़ा दिक्कत आएगा, जिसके वजह से हमें दो टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, एक हॉरिजॉन्टल में अलग और एक वर्टिकल में अलग, ठीक। और इसके वजह इसी चीज को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोट्रॉपी जो है वो इसी चीज को कहा जाता है कि एक ही मटेरियल में अगर मैं उसको दो तरीके से कंसिडर करूं, दो तरीके से उसको लिया जाए दो अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम उसको कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। और एन आइसोट्रॉपी का जो हिस्सा है ये हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलेगा, ना कि एमरफस सॉलिड में। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का, ठीक है। ग्राफाइट along horizontal axis has one free electron by which it shows more thermal and electrical conductivity than through vertical axis, ठीक है। और आज का यही टॉपिक है, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिनको कुछ सवाल करना हो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जिनको कुछ सवाल करना हो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और इसका नोट्स और असाइनमेंट दोनों आपको मिल जाएगा।